अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असलाम मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से हर रोज़ सूरत हाल तब्दील होती है। एक दिन आता है जब हुकूमती टॉप ऑफिशियल कहते हैं जी कि जो है वो अमेंडमेंट अभी जो है वो होगी लेकिन डिले होगी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो आइडिया है वो ड्रॉप हो गया है। जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन एक दो दिनों में हो जाएगा और अगले दिन फिर ये शुरू हो जाता है पकड़ दकड़। जो पीटीआई के एमएनए हैं, सेनेटर्स हैं, उनके घरों में छापे और जिस तरीके से जिस लेवल के यानी उन एक्शन लिए जाते हैं उससे बज़ाहिर ये लगता है कि प्लान अभी चल रहा है, पीछे हटने वाला नहीं है। और फिर जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन भी नहीं होता तो फिर ये होता है कि जी नहीं, ये होके रहेगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए जो इस वक्त लीड ले रहे हैं तो वो तो कम से कम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि रोज़ हालात तब्दील होते हैं। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज का पता चलता है, इसी तरह ये जो आइनी तरमीम के हवाले से सूरत हाल रोज़ तब्दील होती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बीच में कुछ लोग हैं जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को ये कन्वे कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह जो हैं वो उनका नोटिफिकेशन कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो कोई एडवेंचर कर देंगे, निज़ाम के लिए ख़तरा है। अब ये कौन है, हर एक का अपना अपना मामला है कि जी कौन इस तरह की मिसगाइड कर रहा है, लेकिन है कोई ना कोई तो है जो इस तरीके से ये चीज़ें यानी गलत तरीके से कर रहा है कि जी ये मौजूदा हुकूमत जब वो चलता कर देंगे। हालांकि मैं समझता हूँ कि जजेस को मालूम है कि ये हुकूमत अगर चलती की तो क्या कौन सी हुकूमत आएगी, फिर जो है वो किसकी हुकूमत आएगी, फिर इलेक्शन क्या उस टाइम पे हो जाएंगे। ये सबको मालूम है कि जो सूरत हाल है। और फिर आप मौजूदा हालात में जो इस वक्त पीटीआई के मामलात हैं इदारों के साथ, वो अगर दोबारा इलेक्शन होगा तो जो उनको सीटें मिली वो क्या वो भी मिल पाएंगी, जो खामियां थी वो भी दूर हो जाएंगी। बाई इलेक्शन में हमने देखा जो हालात थे। तो ये इस वक्त साजगार नहीं है माहौल के जी इलेक्शन फौरी करा देना और ये कर देना। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें, कुछ लोग जिसकी बुनियाद पे हम देखते हैं कि हर रोज़ जो है वो ये है कि जी अब नोटिफिकेशन नहीं, यानी कोई और बात आ जाती है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट फिर कहा गया जी पैनल होगा। अब हर रोज़ एक बात होती है कि जी काजी फैसला जा रहे हैं या वो रहेंगे। 17 तारीख उन्होंने केस लगा दिया अब ज़ुबैरी साहब की पिटीशन की जो प्रपोज जो अमेंडमेंट है ये रोकी जाए। अब ये केस उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शन थे, कल जैसे मैंने बताया कि हफ्ते वाले दिन अपील लगी, दायर हुई रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शन पे, फ़ौरन उन्होंने ये केस फिक्स कर दिया और नोटिस हो गए। अब इसके पीछे क्या है, हर बंदा इसमें यानी शक की निगाह में देख रहा है कि कादी साहब क्या आखिरी गेंद तक खेलना चाह रहे हैं, वो किस तरफ किसके साथ हैं या कोई सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। तो ये भी है कि कादी फैसला साहब जा रहे हैं या रहेंगे। वैसे मेरी जो वो हुकूमती सीनियर ऑफिशियल से भी बात हुई, पीटीआई के भी एक सरकर्दा रहनुमा जो इस मामले में बड़े यानी इन हैं, वो तो ये बात कर रहे हैं कि जी काजी फैसल साहब नहीं रहेंगे, वो यानी उनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह नहीं बनाया जाएगा, ये तय है मामला। हालांकि जो इकदाम काजी साहब कर रहे हैं, जो हो रहे हैं, वो नहीं नज़र आ रहा कि वो जा रहे हैं। एक बात है कि वो उन्होंने यानी ये जो 25 तारीख रिटायरमेंट फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद उन्होंने बरतानिया जाना है, वहाँ उनका एक फंक्शन है 29 तारीख, वो अटेंड करना है। इतलात हैं कि उन्होंने तुर्की भी जाना है, उम्रे के लिए भी खबरें आ रही हैं कि उम्रे के लिए भी जाना है काजी फैसल साहब ने। इसके अलावा ये बात भी हो रही है कि उनकी पेंशन के जो कागजात हैं वो डॉक्यूमेंटेशन वो प्रोसेस में है। ज़ाहिर बात है, पेंशन रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है सारा कुछ। अब ये भी है कि यानी वो पेंशन, और फिर अब तो आजकल तो डाक जज जो है वो डबल यानी 26-26 लाख में पढ़ रहे हैं। क्या काजी फैसल साहब भी यहाँ पेंशन उनको मिलेगी तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में फिर तनख्वाह मिलेगी, या ये क्या सीन है। लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि लोगों को डाउट जो बन रहा है वो ये है कि जो हुकूमती ड्राफ्ट है उसमें यह है कि जी एज जो है रिटायरमेंट वो 68 साल होगी, और रिटायर्ड जज को भी आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लगा सकते हैं। तो इससे ये होता है कि जी वो अभी गेम के अंदर हैं, गेम के इन हैं।
फिर ये एक मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, जिस तरह काजी साहब पे दूसरे जजेस पे था कि जी ये जो 12 जुलाई का फैसला है कोई मेरे खिलाफ साजिश थी। अब जजों में भी ये है कि जो गाजी मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, उसमें एक जो है वो शक उधर काजी साहब की तरफ भी जा रहा है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल उसमें हो, लेकिन ये बात भी चल रही है कि काजी फैसल साहब का रोल, हालांकि मैं समझता हूँ कि काजी फैसल साहब के मामले में मंसूर अली शाह ने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में रोल प्ले किया, या जो पेशावर में साकिब निसार ने काजी फैसल साहब को बेंच से उठा दिया, तो मंसूर अली शाह भी थे, तो मंसूर अली शाह ने उस पे नोट भी लिखा था। और आपको याद होगा कि साकिब निसार के रेफरेंस में मंसूर अली शाह नहीं आए थे, उनकी नाराज़गी मन की थी साकिब निसार। तो उनका सिला अब ये मिल रहा है कि जी रेफरेंस उनका जो है नोटिफिकेशन ना हो कोई बीच में, ये मानने वाली बात नहीं है। लेकिन ये बातें अब बार में आप बैठे हैं और पीछे जो लोग, जो वकील जो एक्टिव हैं, जो हर तरफ हैं, वो ये चीज़ें करते हैं कि काजी साहब का समझ नहीं आ रही। लेकिन एक बात हैरानगी है कि काजी फैसल साहब को अपना रोल प्ले करना चाहिए था कि ये नोटिफिकेशन जो है, अब नोटिफिकेशन की जो बात है वो बताया जाता है कि मुख्तलिफ डेट पे नोटिफिकेशन आए हैं माजी में, गुज़श्ता 14-15 साल में। जो जजेस के नासरुल मुल्क को जब चीफ जस्टिस बने तो उनका नोटिफिकेशन 4 दिन पहले बताया जा रहा है कि वो आया था, और जजेस के ज़्यादा पहले, काजी फैसल साहब के तो 78 दिन पहले आए थे। इसी तरह इफ्तिखार चौधरी साहब का मेरा ख्याल है कि जो था तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का, वो थोड़ा महीना इतना पहले आ गया था। तो ये नोटिफिकेशन कोई ऐसी नहीं, लेकिन एक बात है कि इस वक्त जो एक तज़ब्ज़ुब है वो अगर नोटिफिकेशन हो जाए तो मामला हल हो सकता है। लेकिन ये है कि इसमें 17 तारीख अब काजी फैसल साहब कैसे मामले को डील करते हैं। एक है कि वो प्रपोज ड्राफ्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रपोज ड्राफ्ट जो है वो उस पर पटिशन कैसे एंटरटेन हो। लेकिन एक बात ये भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट से जुरिस्डिक्शन ख़त्म कर रहे हैं, एक नई अदालत क्रिएट कर रहे हैं, उसका मामला है। बाद में कहा जाएगा जी कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो इख्तियार ही नहीं है कॉग्निजेंस लेने का, वो मामला ही इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये एक मामला है। तो खैर नोटिफिकेशन पे जैसे मैंने बताया कि जुडिशल पॉलिटिक्स, और ये बड़ी ही अफसोसनाक है। और इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि काजी फैसल साहब का जो रोल है 63A में जो फैसला देना है, 2/3 कंप्लीट कराने के लिए हुकूमत की जो हेल्प की गई उनकी तरफ से, और जिस तरह हुकूमत ने उनको एम्पावर करने के लिए आर्डिनेंस लाया, तो ये क्या, ये किधर हिस्ट्री में इसको कैसे लिखा जाएगा। अगर काजी फैसल साहब ने 63A में उमर अता बंदयाल और नून लीग PTI का गठजोड़ साबित किया, तो ये जो 63A का जो फैसला लार्जर बेंच ने दिया, उनके हमख्याल बेंच ने, और जिस तरह उन्होंने आर्डिनेंस से कमेटी में तब्दीली लाई और अपना हमख्याल जज एक शामिल किया, इस चीज़ को कहाँ वो लेके जाएंगे, इसको कैसे तजिया इस पर किया जाएगा। तो हर तरफ इसी वजह से मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि कोई भी चीफ जस्टिस है वो एजेंडा ड्रिवन नहीं होना चाहिए। वो एक पक्का जो है ना, पक्का किसी एक नहीं होना चाहिए कि जी ये जो है वो नून के साथ या PTI के साथ जुड़ जाएगा। ये मामला अफसोसनाक है, और इस चीज़ की ही बड़ा चैलेंज है मंसूर अली शाह साहब के लिए भी, कि वो एक इंडिपेंडेंस जो है वो हों। लेकिन पहले तो ये है कि क्या वो रहें सुप्रीम कोर्ट उनका नोटिफिकेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया अभी तक चल रहा है, क्या मामला आता है। क्योंकि ये भी खबरें हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ही इस मामले को लीड कर रहे हैं, और इतने दूसरे लोग तो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन वहाँ ये है कि जी मौलाना साहब को अब राज़ी पीपल्स पार्टी ने करना है। मौलाना साहब जो हैं वो आजकल बताया जा रहा है कि कराची पहुँच गए हैं, और बल्कि उन्होंने अपने लीगल जो माइंड उनके वकील हैं कामरान मुर्जा, इतलात हैं कि उनको भी कराची बुला लिया, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी से फिर मुलाकात और मुज़ाकरात करेंगे। मामला बड़ा वाज़ेह है कि मौलाना फजल रहमान कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात कर रहे हैं और बिलावल आइनी अदालत की बात कर रहे हैं। क्या मौलाना साहब राज़ी हो जाएंगे, ये बड़ा मामला है। अब मौलाना साहब के ये भी खबरें आ रही हैं कि 3 लोग तोड़ दिए गए हैं, 2 तो हैं कन्फर्म, तीसरे का भी कुछ लोग कह रहे हैं 3 टूट गए हैं। 2 में भी सेनेटर हों, एक नेशनल असेंबली, या 2 MNA हों, 1 MNA और 1 सेनेटर का तो कन्फर्म है कि बंदे जो हैं वो राब्ते में हैं। लेकिन ये भी बड़ा मामला है कि हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती मौलाना फजल रहमान को नाराज़ करके। मौलाना साहब के बग़ैर अगर ये की गई तो ये बहुत ज़्यादा इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी जो हालात बन रहे। तो अब क्या मौलाना साहब क्या करेंगे, ये आखिर में क्या वो मुज़ाकरात कर रहे हैं
JUI के लोग तो यही समझते हैं कि वो अपनी बात से नहीं हटेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके बारे में एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा था कि जब हमने उनसे बात की कि FCC ड्राफ्ट कर देनी चाहिए और ये बड़ा रौला बन जाएगा, वकला के इलेक्शन है, बड़ी हमारे मसला, तो ये कहा गया जी बिल्कुल ठीक है, वो कन्विंस नजर आए, लेकिन उनकी बातों से, इकदामात से तो वो नहीं नजर आ रहा कि वो कन्विंस है। इसी तरह जिस तरह काजी साहब कह रहे हैं कि जी वो घर चले जाएंगे, लेकिन वो जिस तरह केसेस डिसाइड फिक्स कर रहे हैं उससे उनका भी नहीं लग रहा। तो ये है कि अब जो मौलाना फजल रहमान है वो किस तरह मामले को लेके जाएंगे। जो कुछ लोग हैं PTI के लॉ मेकर, वो उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं जी कि बंदे हमारे पूरे हैं, कोई सेनेटर हमारा नहीं टूटा। अबड़ो साहब के बारे में भी है, वो भी उनके यही असेसमेंट है कि आज की डेट तक वो नहीं टूटे। सेनेटर अगर 19 PTI के होंगे तो फिर मौलाना फजल रहमान के सारे बंदे चाहिए होंगे हुकूमत को, और अख्तर मैंगल के भी 2 सेनेटर चाहिए होंगे, और गालबन डॉक्टर अब्दुल मालिक के भी 1 सेनेटर चाहिए होगा, तब बंदे पूरे होते हैं। अगर PTI के बंदे टूट जाएं, 63 में वोट काउंट हो जाएगा, वो अलग बात है। अदरवाइज क्योंकि इसमें देखें, एक नून लीग की सादिया अब्बासी जो शायद खाकान अब्बासी साहब की हमशीरा है, मे भी वो वोट ना दें, इतलात यही चल रही हैं। दूसरा ये है कि जो चेयरमैन सेनेट है उनके बारे में भी आ रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी, तो वो तो वोट नहीं दे सकते, इस तरह स्पीकर भी नहीं दे सकते। अब इस हालात में जो पकड़ दकड़ हो रही है और PTI के बंदों को के छापे लग रहे हैं, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड इस जरिए बना के वो क्या पैगाम देंगे दुनिया को, अपने मुल्क में क्या पैगाम देंगे उनको कंसेंसस के लिए लंबा। इसी वजह से एतजाज़ एहसन साहब ने आज जो इंटरव्यू मतीउल्लाह जहान साहब को दिया, उन्होंने कहा जी कि ये डिबेट, लंबी डिबेट करने की ज़रूरत है और इस मामले पे अभी 8-9 महीने डिले करना चाहिए, ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड का आइडिया इस मामले में। और वो उन्होंने कहा कि ये जिस तरह तकसीम हिंद हुई, ये सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन गई, और ये फाइलें जी इधर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगी, कुछ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, इतना बड़ा तनाज़ा बनेगा और लिटिगेंट्स सफ़र करेंगे बहुत ज़्यादा। ये कोई आसान काम नहीं है। और ये जो कहा जाता है जी 60,000 केस, असल में बार बार भी यही कहता हूँ, केस मैनेजमेंट का मामला है। जज जो हैं वो अगर 2-3 और बढ़ा दें चले और बात है, केस मैनेजमेंट इशू है। 15,000 केस सुप्रीम कोर्ट में इन्फ्रक्चुअस है जो टाइम बार्ड है। 70% केस जो हैं वो अगर सही केस मैनेजमेंट होगी तो वो 2-3 साल में भी ख़त्म हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये सिर्फ जजों को कंट्रोल करने के लिए और इंडिपेंडेंट जजों को, ताकि उनको बिल्कुल यानी बेअसर कर दिया जाए, इनइफेक्टिव कर दिया जाए, उसके मामले में ये बात हो रही है। अब PTI के जो लोग हैं उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं जी हमारे बंदे पूरे हैं और मौलाना फजल रहमान कभी भी कच्ची बात नहीं करेंगे। वो वोट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के लिए अगर देंगे तो वो ये देखेंगे कि मेरे बाद नंबर पूरे होते हैं, क्योंकि मौलाना साहब अगर पूरे चले जाते हैं और फिर भी नंबर नहीं पूरे होते सेनेट में, तो मौलाना साहब क्यों अपनी यानी इस तरह करें ये बात। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब से जब बात हो, वो तो बड़े क्लियर हैं कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन होना चाहिए और कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की ज़रूरत नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए। इस वक्त अगर आप देखें कामरान मुर्तज़ा साहब का बड़ा अहम रोल है। इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं मुखालिफ में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के गुब्बारे से आवाज़ जो निकली है, वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने चीज़ों को बड़ा क्लियर किया है कि जी ये किस चीज़ के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन कोड बना रहे हैं और इससे क्या आप मैसेज दे रहे हैं कम्युनिटी में। अगर हालांकि कामरान मुर्तज़ा साहब का तलक इंडिपेंडेंट ग्रुप से, उनके ग्रुप के लोग उनसे नाराज़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर इंडिपेंडेंट ग्रुप सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीता, उसकी मेन वजह जो होगी वो कामरान मुर्तज़ा साहब होंगे। वो कोई ये नहीं होगा कि जी वो बड़ा जी उन्होंने ये DHA के साथ मुआहदा करके जी हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो रही है, ये नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब का जो स्टांस है वो होगा। तो अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान की जो बिलावल से अब फिर बातचीत होती है वो क्या होती है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तक होती है या मौलाना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ये अरबों रुपए का एक नया मामला पब्लिक एक्सचेकर पे, उसके अलावा जो मसला है कि अदलिया की तबाही। तीसरा ये है कि आप सिर्फ इस वजह से जजों को से हट के एक नई अदालत और उससे अपने जजों से भर रहे हैं कि जी क्यों जो मौजूदा जज हैं वो इंडिपेंडेंट है। अब मंसूर अली शाह पे ये तो इल्ज़ाम नहीं है कि जी वो कोई प्रो PTI या माजी में
या अफरीदी साहब पे भी नहीं है। अब ये मुनीब साहब को एक को ले के ये सारी चीज़ें करते हैं। अमीनुद्दीन खान और जमाल मंदोखेल साहब तो वैसे ही हुकूमत की गुड बुक में। अब मुनीब साहब वही मुनीब साहब हैं जिन्होंने वज़ीर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, नो कॉन्फिडेंस में, जब आर्टिकल 95 में। और ये मुझे नून लीग के लोगों ने बताया कि उमर अता बंदयाल और गुलजार जो इजाजुल हसन साहब थे, वो तो चाह रहे थे कि इलेक्शन हो। ये तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जी ये आर्टिकल 95 का प्रोसेस बड़ा क्लियर है, इसमें हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, यानी नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस कंप्लीट कराना चाहिए। फिर मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो फिर जमाल मंदोखेल और मदर अलमी खेल वो मेजॉरिटी बनती थी, फिर मजबूरन जो है वो इजाजुल हसन और उनको भी माननी पड़ी ये बात। ये एक यानी नून लीग के ये लोगों ने बताई है। और मुनीब अख्तर साहब भी ये तो नहीं है ना कि वो कोई पीटीआई के लोगों के साथ राब्ते में है या और किसी के मामले में है। उनका तो ये है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, इनके बारे में ये होता है कि जी वो अपना फैसला करते हैं, पर्सनली अपने व्यूज़ हो सकते हैं। अब काजी फैसल साहब के जो व्यूज़ हैं इस वक्त, जो सख्त पीटीआई वाले कहते हैं हमारे हवाले से बायस हैं, वो किसी के कहने पे तो नहीं होंगे ना, ज़ाती तौर पे होंगे। आगे म्यूचुअल इंटरेस्ट बन जाता है उनका और मामले का। तो ये चीज़ भी देखनी होती है कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में है या नहीं। खैर गाजी साहब का जो भी, जब म्यूचुअल इंटरेस्ट आ जाते हैं तो फिर मे भी थोड़ा बहुत बात हो जाती है, लेकिन मेन ये नहीं है कि मामला भी इसी तरह होते हैं। तो अब खैर ये मौलाना फजल रहमान साहब का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी भी उनके बंदे तोड़ के ये नहीं, फिर भी नहीं कर पाएंगे। सेनेट में बंदे पूरे चाहिए मौलाना साहब के, अख्तर मेंगल साहब के, डॉक्टर मालिक के, या फिर पीटीआई के 2-3 बंदे तोड़ने पड़ेंगे सेनेटर। पीटीआई ने इस दफ़ा मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से ये थोड़ा रिलैक्स हो गई जब ये आइनी तरमीम आनी थी अतवार वाले दिन और नहीं आ सकी। उसके बाद ये रिलैक्स हुई है। ये बंदे जो थे लॉ मेकर नेशनल असम्बली के में या जो सेनेट में, उनको आगे पीछे कर दिया गया, यानी उनकी तरफ से पीटीआई की हुकूमत की या जो भी केपी हुकूमत से। अब ये लोग हैं उधर ही केपी में ही हैं या जो भी, और अगले 8-10 दिन भी रहेंगे। बड़ी बात है कि ये बंदे अगर ना मिल सकें, मे भी क्या पता ओबड़ो साहब जो आ जाएं। अब सैफुल्लाह न्याजी साहब के हवाले से भी कि वो बैरून मुल्क है, मे भी इधर नहीं है, देखना होगा कि वो, हालांकि अली जफर साहब से बात की जाए तो वो यही कहते हैं कि हमारे सेनेटर कोई भी नहीं टूटेगा आज की डेट तक, आगे 2-3 दिनों में। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हुकूमत के लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं बंदे पूरे हो जाएंगे। क्योंकि मसला ये है कि बहुत से लोग जब ये इलेक्शन जीते, लड़े इलेक्शन, बहुत से लोगों से ने कमिटमेंट की थी इलेक्शन से पहले, और ये जो हालात थे पंजाब में, तो पंजाब में तो बगैर कमिटमेंट के इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल था। वो कि पीटीआई का वोट था सब कोई, लेकिन इलेक्शन से पहले अंडरटेकिंग भी देनी ज़्यादातर लोगों ने देनी पड़ी। तो ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। तो अब मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इसमें जो है वो बिलावल के साथ अब क्या करते हैं। आइनी तरमीम के हवाले से बताया जा रहा है कि नून और पीपल्स पार्टी बहुत, यानी ऐसे बताया ये लग रहा है कि जो मीटिंग हुई है पार्लिमानी कमेटी, उसमें वो बड़े गुस्सा नज़र आया नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों में, जुडिशरी के वाले और पीटीआई के लोगों को। यही उन्होंने कहा कि इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हमें बड़ा ज़रूरी है कि इन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म घर भेजे, इनको कंट्रोल करना जुडिशरी को। लेकिन मसला ये है कि गुस्सा नून और पीपल्स पार्टी का साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी वो है, बिल्कुल जेन्युइन है। मैं समझता हूँ उन्होंने ज़्यादतियाँ की, जुडिशल ओवर रीच की। लेकिन जो मौजूदा जजेस हैं ये तो कोई जुडिशल ओवर रीच वाले नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट जजेस हैं जिन पे एक 12 जुलाई का फैसला, जिसको बहाना बना के मकसूद नशस्तों वाला और पूरी अदलिया को कंट्रोल करने का एक प्लान बनाया जा रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। तो अब देखते हैं, मेरा ख्याल है कि जो मौलाना फजल रहमान है वो ही, अगर पीटीआई के बंदे ना टूटे, ना मिले सेनेट में, तो फिर मुश्किल हो जाएगा मामला। अख्तर मेंगल साहब खामोश हैं वैसे। डॉक्टर मालिक साहब के हवाले से तो इतलात ये थी कि वो वोट दे रहे हैं, उनका एक सेनेटर दे रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो एक और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से ये उनके ड्राफ्ट में ये बात थी कि जी जो आर्मी चीफ या सर्विस चीफ जितने भी हैं, उनकी जब एक दफ़ा अपॉइंटमेंट हो जाए या एक्सटेंशन उनको मिल जाए, बाद में उसको ख़त्म करने के लिए ये था कि जी वो पहले जो मुसवदा हुकूमती था वो ये था कि वो प्रोटेक्टेड है आइनी तौर पे, उनको नहीं निकाल सकते टर्नओवर से पहले। अब ये किया गया है कि जी उनको अगर ये करना है री अपॉइंटमेंट के बाद उनके खिलाफ फिर भी एक्शन या उनको निकालना है, तो वो स्पेशल कमेटी है पार्लियामेंट की,
जिसमें अपोजिशन और नेशनल असम्बली, अपोजिशन और हुकूमती दोनों मेम्बरान होंगे और वो डिसाइड करेंगे, तो पार्लियामेंट को दे दी। और इतलात यही है कि JUIF ने जो ये प्रपोजल दी, ये हुकूमत के वो उस ड्राफ्ट की बुनियाद पर दी जो पिछले महीने जमा कराया गया था। तो अब देखते हैं किस तरफ चीज़ें जाती हैं। बज़ाहिर जो है वो आइनी पैकेज के लिए वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। फिर क्या ये आइनी पैकेज करके ये सस्टेनेबल रहेगा? काजी फैसल साहब 17 तारीख अब क्या सरप्राइज़ देंगे, या उसी तरह कंसिस्टेंट रह के आखिरी टाइम पे भी अपनी वही कंटिन्यू रखेंगे मामलात को? ये उनको भी मामला है कि उनको मे बी वो ख़ुद भी ना रिलेक्टेड हों, लेकिन ये भी चाह रहा था कि जिन लोगों ने उनके फैसलों से बेनिफिशियरी है वो उनको नहीं रखना चाह रहे, उनको ट्रस्ट नहीं है। ये बात भी उनको कन्वे हो चुकी होगी या हो कि भाई ये मामला है, क्योंकि मैं खुद जा रहा हूँ अगर वो कहते हैं। लेकिन ये बात भी है कि आपको रखना कोई चाह रहा है, रखना सिर्फ इस वजह से चाह रहे हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक नई अदालत है, उसको काजी साहब चला सकते हैं, क्योंकि वो एक नैरेटिव भी मुखालिफ बना सकते हैं। मुखालफिन को रेपुटेशन को भी डैमेज, उनके पास एक महारत है, वो कर सकते हैं। फिर ये है कि PTI को अगर आपने कंट्रोल करना है तो काजी फैसल साहब को इस वजह से नहीं रखा जा रहा कि वो बड़े जूरिस्ट, वो इस वजह से कि PTI को कंट्रोल करने के लिए काजी फैसल साहब। तो क्या ये एक सियासी जमात को कंट्रोल करने के लिए एक जज को अपना कंधा इस्तेमाल करना चाहिए? ये काजी साहब को अपने दिल से, अपनी सोच से ये बात करनी चाहिए। कब तक ये चीज़ें पर्सनल जो हैं वो उनकी अपना नुकसान और कितना हो वो करेंगे? तो देखते हैं ये हफ्ता जो आज शुरू हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस तरफ चीज़ें जाएंगी। इस हफ्ते के आखिर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन में भी डिले हो रहा है, लेकिन ये है कि हुकूमत भी मंसूर अली शाह को सुपरसीड करके इतना सुकून वो भी नहीं कर पाएगी, बड़ा मुश्किल होंगे हालात। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।